हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट सीजन में देखा था, तांजीरो, मित्सुरिस, म्यूचिरो ने मिलके 2 अपर मन डीमंस को हरा दिया था। सीजन 4 के पहले एपिसोड में हमें विंड हासिरा साने में सरपेट हासिरा ओवानी को दिखाया गया है। दोनों को एक मिशन में भेजा जाता है। गाँव के लोगों को डीमंस उठा के एक पुरानी हवेली में जाके छुप जाते हैं। जब दूसरे डीमन स्लेयर्स उनको फॉलो करते थे तो उनको कुछ भी नहीं मिलता था। इस बार जब साने और ओबानी उस पुरानी हवेली के पास जब पहुंचते हैं तब उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक औरत को उठा के वहां से भाग रहा होता है। और उसी के बाद दोनों हासिरा और दोनों डीमन स्लेयर उसका पीछा करने लगते हैं और वो डीमन भागता हुआ सीधा उस हवेली के अंदर घुस जाता है। डीमन का पीछा करते हुए वो डीमन स्लेयर्स भी उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरी हवेली डीमन से भरे हुए रहते हैं। और तभी एक एक करके सारे डीमंस हमला करना शुरू कर देते हैं। पर सानेनी और ओबानी एक एक करके सारे डीमंस को काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हासिरा के साथ आए हुए डीमन स्लेयर्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और बड़े ही मुश्किल से डीमंस के सामने टिक खड़े रह पाते हैं। और यही देख के ओबानी कहता है, तुम दोनों वापस चले जाओ और मैं सानेमी के साथ आगे बढ़ूंगा। और सानेमी कहता है, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो हमारे लिए और भी परेशानी होगी, तो इसीलिए तुम दोनों तुरंत वापस चले जाओ। और उसी के बाद दोनों डीमन स्लेयर वापस चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से काफी ज्यादा सन्नाटा छा जाता है और कोई भी डीमन उन पे हमला नहीं कर रहा होता है। और ये देखकर उन दोनों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये उन दोनों को बहुत ही अजीब लगने लगता है। और तभी उन दोनों को उस किडनैप हुई औरत की आवाज सुनाई देती है और जिसके बाद सानेमी ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है और जहाँ उसको बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में सानेमी अपने विंड ब्रीदिंग की मदद से सारे डीमंस को मार देता है। और उसके बाद ही ओबानी भी ऊपर आता है और अपने सरपेंट ब्रीदिंग की मदद से एक एक करके बचे हुए डीमंस का गला भी काट देता है। सानेमी ओबानी पे गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी, मैं अकेला ही सबको संभाल सकता हूँ। और उसके बाद ही हमें वो डीमन दिखाई देता है जो उस औरत को किडनैप किया था। और वो दोनों हासिरा को ताकत को देखकर ये समझ जाता है कि ये कोई आम डीमन स्लेयर नहीं है और ये खुद हासिरा है। और वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी और ओबानी भी उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन डीमंस बार बार उनके रास्ते में आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो डीमन उस औरत को लेके हवेली से बाहर कूद जाता है। और जब सानेमी और ओबानी हवेली के बाहर आते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे डीमंस होते हैं। और तब सानेमी ओबानी से कहता है, तुम उस औरत के पीछे जाओ, मैं इन सबको यहाँ पे रोकता हूँ। और उसके बाद वो अपने सरपेंट ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और सभी डीमंस का सर काट देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साने भी उस औरत को बचाने के लिए उस डीमन के पास पहुँच जाता है और उसके पास और भी बहुत सारे डीमंस इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद साने में भी अपने विंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है और एक ही शॉट में सारे डीमंस को मार देता है। ये देख के डीमन डर जाता है और साने में से कहता है, अगर ये औरत तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है तो ले जा। और ऐसा ही बोलकर डीमन उस औरत को नीचे फेंक देता है। और तभी आके ओबानी उस औरत को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो डीमन हवेली की छत से नीचे कूद जाता है और सानेमी और ओबानी भी उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। और जैसे ही वो उसके पीछे कूदता है उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। उन्हें अपने चारों ओर एक नया कैसल दिखाई देता है और जहाँ पे चारों तरफ रोशनी होती है, पूरी जगह डीमन से भरी पड़ी रहती है और ये मुजान का इन्फिनिटी कैसल होता है। और तभी सानेमी उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैसल अचानक से गायब हो जाता है और वो दोनों अचानक से कुछ समझ नहीं पाते। और इसके बाद हमें कनाव से मिलाया जाता है। कनाव अपने मिशन को खत्म करके अपने घर जा रही होती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है, सिनाओ की असिस्टेंट उसकी स्वागत करती है। कनाव सबसे पहले जाकर सिनाओ को रिपोर्ट करती है। सिनोबू कनाव को बताती है कि तांजीरो, मित्सुरी और मोइचिरो ने 2 अपर मून डीमंस को हरा दिया है और इसके साथ ही नेजुको भी धूप में निकल सकती है। जरूर मुजा नेजुको के लिए भी अपने डीमंस भेज सकती है और जिससे उसे नेजुको का ब्लड मिल जाए और वो भी धूप में बाहर निकल सके। और इसके बाद सिनोबू कहती है, उसे एक इमरजेंसी हासिरा मीटिंग में जाना है और क्या तुम मेरे लिए नेजुको का ख्याल रखोगी। और ये सुनकर कनाओ चौंक जाती है। और इसी के बाद हम लोग तांजीरो पे शिफ्ट होते हैं। तांजीरो खाना खा रहा होता है और जब उससे मिलने के लिए काकोसी आता है, तांजीरो काकोसी से गाँव की हालत के बारे में पूछता है और हमें पता चलता है कि गाँव का रिपेयरिंग का काम काफी तेजी से चल रहा होता है, लेकिन लोग अभी भी काफी डर रहे होते हैं, शायद डीमन उन पे रात पे हमला कर देंगे। और हमें यहाँ
ये भी पता चलता है कि डीमन स्लेयर स्कॉट ने ऐसे कुछ खाली गाँव को तैयार किया हुआ होता है ताकि ऐसा कुछ होता है तो वो लोग वहाँ पे जाके रह सकें। और हमें बताया जाता है कि तांजीरो 7 दिन तक बेहोश था और काकोशी उससे पूछता है 7 दिन बेहोश रहने के बाद तुम क्या सच में ठीक हो? और तांजीरो खाना खाते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस कानारोजी ने मुझे बताया था कि हमें बहुत खाना खाना चाहिए क्योंकि खाने से हमें ताकत मिलती है। और हमें यहाँ काकोशी से ये भी पता चलता है कि दोनों मित्सुरी और मोइचिरो 2 दिन में ही होश में आ गए थे और दोनों ने तीसरे ही दिन से काम शुरू कर दिया था। और काकोशी भी कहता है लगता है तुम भी धीरे धीरे उनकी तरह बन रहे हो। और हाँ वैसे तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ अजीब हुआ है ना, मैंने सुना है कि वो अब सूरज में बाहर जा सकती है, क्या ये सच है? और इसमें तांजीरो कहता है हाँ ये सच है पर कुछ अच्छे से नहीं कह सकते, हम अभी श्योर नहीं है कि नेजुको पूरी तरीके से इंसान में ट्रांसफॉर्म होगी या फिर डीमन में बदल जाएगी। काकोची कहता है क्या लेडी शिनोबु इस पे जांच कर रही है? और इसमें तांजीरो गलती से लेडी तमायो का नाम ले लेता है और बाद में इसे छुपाने की कोशिश करने लगता है। और आगे काकुची कहता है पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प हाई अलर्ट पे रखा गया है और आज सभी हाशिरा का एक मीटिंग भी बुलाया गया है। और इसी के बाद हम लोग हाशिरा मीटिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं और जहाँ पर सारे हाशिरा आए हुए होते हैं। साने में मित्सुरी और म्यूचिरो से पिछले मिशन के बारे में पूछने लगता है। ओबानी भी म्यूचिरो और म्यूसिरी से उसके तबीयत के बारे में पूछता है। मित्सुरी कहती है हाँ मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हूँ। मिचिरो यहाँ पे कहता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। स्टोन हाशिरा गिरोह में रोते हुए दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि 2 अपर माउस डीमन को हराना बहुत बड़ी बात है। शिनोबु भी उनसे कहती है तुम दोनों पहले के मुकाबले बहुत जल्दी रिकवर हो गए हो। थोड़ी देर बाद मास्टर ओबियासी की बीवी अमाने अपने जुड़वा बेटी के साथ वहाँ पे आती है। अमाने कहती है कि आज की हाशिरा मीटिंग मास्टर ओबियासी की जगह मैं लूंगी। मास्टर ओबियासी की तबीयत अभी ठीक नहीं है इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते। ऐसा बोलकर अमाने सबसे माफी मांगती है और ये देखकर वहाँ पे सभी लोग चुप हो जाते हैं। आगे गियो में मास्टर ओबियासी के लिए प्रार्थना करता है और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि मीटिंग शुरू हो जाती है। मेजुको अब सूरज की रोशनी में निकल सकती है इसीलिए मुजान सब कुछ को छोड़कर नाजुको को हासिल करना चाहेगा जिससे कि वो भी सूरज की रोशनी में निकल सके। आगे अमाने और म्यूचिरो और मित्सुरी से कहती है जब तुम अपर 1, 4 और 5 के साथ लड़ाई कर रहे थे तब तुम्हारे ऊपर एक अजीब मार्क आ गया था, क्या तुम बता सकते हो कि ये कैसे हुआ? ये मार्क पहली बार सेनगोकू एरा में देखा गया था और उस समय एक ऐसा तलवारबाज था जिसने लगभग मुजान को हरा ही दिया था और उसने ही पहली ब्रीदिंग टेक्निक को इन्वेंट किया था। अमानी कहती कि सभी इसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। साने में पूछता है आखिर ये हमसे अब तक छुपा के क्यों रखा गया था और इस पर अमाने कहती है अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी क्योंकि डीमन स्लेयर हर बार लगभग मर ही जाते थे और इसके वजह से ज्यादा जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई। पर इस मार्क के बारे में एक चीज क्लियर लिखी गई है, जिसके पास भी ये मार्क होता है उसके आसपास के सभी लोगों में ये मार्क आ जाती है। और इसी के बाद अमाने की बेटी बताती है ये उस इंसान के डायरी में लिखा हुआ है जिसके ऊपर सबसे पहले ये मार्क आया था। अमाने कहती है कि इस समय ये मार्क सबसे पहले तांजीरो के ऊपर देखा गया पर तांजीरो के इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसीलिए वो इस विषय को डिले करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन स्वॉर्ड स्पेस विलेज में मित्सुरी के साथ मिचिरो के ऊपर भी ये मार्क दिखा था जो ये कंफर्म करता है कि ये डीमन स्लेयर कर्स मार्क है। और इसी के बाद अमाने मित्सुरी और मोइचिरो से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है और अचानक से ये सवाल सुनकर मित्सुरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। मित्सुरी किसी तरीके से कहती है जब मैं अपर मून्स के साथ लड़ रही थी तब मेरा शरीर अचानक से बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरा शरीर अचानक से बूम बाम होने लगा और अचानक से मेरे दिल के धड़कनें भी काफी ज्यादा तेज हो गई और मैं अपने कानों में डिंग डिंग की आवाज सुन रही थी। मित्सुरी की ऐसा बयान को सुनकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये देखकर मित्सुरी सभी से माफी मांगने लगती है। और इसी के बाद म्यूचिरो कहता है जब मैं अपर मून के साथ लड़ाई कर रहा था तो मुझे भी इस मार्क के बारे में पता नहीं था पर मैंने कुछ अजीब चीजें महसूस की थी। अगर तुम भी ऐसा कर पाते हो तो शायद तुम भी कर्स मार्क को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे जहर दिया गया था जिसके साथ मेरे शरीर में जहर काफी तेजी के साथ फैल रहा था। तब मैंने अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को कंट्रोल करके जहर के फ्लो को कम करने की कोशिश की और इसके अलावा वहाँ पर एक बच्चा भी था जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और वो लगभग मर चुका था और तभी मेरी याददाश्त भी वापस आ गई। और इसके बाद मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया। अचानक से मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। मुझे लगा कि मेरा शरीर आग में जल रहा है और मेरे बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री तक पहुंच गया था। और ये सब सुनकर शिनोबु पूछती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे लड़ सकते हो? और तभी मिचिरो कहता है शायद ये इसीलिए था क्योंकि मुझे वो मार्क मैनिफेस्ट हुआ था। जिन लोगों के मार्क मैनिफेस्ट हुए हैं और जिन लोगों के नहीं हुए हैं उनमें बस यही एक डिफरेंस है। अगर तुम मर गए तो आपको ये मार्क नहीं मिलेगा लेकिन अगर बच गए तो आपको ये मार्क मिल जाएगा। और तभी अमाने मिचिरो से पूछती है तुमने
तुमने ये कैसे जाना कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री है? और तभी मिचिरो ये बताता है कि मुझे एक बार बुखार था और जब शिनोबो ने उसका इलाज किया था तब उसने थर्मामीटर देखा था। और वो आगे कहता है कि मुझे उस समय भी सेम फीलिंग हुआ था। और तभी आगे योमे कहता है अगर कर्स मार्क से हम लोग पावरफुल हो सकते हैं तो हम लोग उस मार्क को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करेंगे। आप मास्टर ओबियाशिकी से कहिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी हाशिरा मिलकर कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढेंगे। और आगे ये मीटिंग खत्म करने से पहले लेडी अमाने कहती है जो लोग ये मार्क प्राप्त करते हैं उनके लिए पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, वो जरूर ही मारे जाएंगे। और तभी ये सब सुनकर उस कमरे में सन्नाटा छा जाता है और तभी लेडी अमाने वहाँ से चली जाती है। गियो वहाँ से खड़ा होता है और ये कहता है कि अब क्योंकि लेडी अमाने यहाँ से चली गई है तो मुझे भी यहाँ से अब चले जाना चाहिए। लेकिन तभी सानेमी उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारा ये क्या मतलब है? हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्यों कहता है तुम लोग इसके बारे में बात करो, मुझे तुम लोग से कोई मतलब नहीं है। और ये सुनकर सानेमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम जानते हो कि तुम भी एक हाशिरा हो, क्या तुम अपने आप ट्रेन करना चाहते हो? क्यों और सानेमी के कारण वहाँ पे सभी लोगों में हलचल हो जाती है और ग्यूं कहता है कि मैं तुम सभी की तरह नहीं हूँ बल्कि मैं अलग हूँ। और ऐसा बोलकर ग्यूं जाने लगता है। ग्यूं के बात सुनकर सानेमी कहता है क्या तुम हम सभी को कमजोर समझते हो? मित्स्यूरी बीच में उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर सानेमी मित्स्यूरी की नहीं सुनता और ग्यूं को रोकने की कोशिश करता है। और तभी ग्यूं में एक जोरदार ताली बजाता है और तभी पूरे कमरे में सन्नाटा फैल जाता है और वहाँ पे सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। और तभी ग्यूं में सभी को वहाँ पे बैठने के लिए कहता है और वो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। और इसी के बाद हम लोग तांजीरो पे शिफ्ट होते हैं, लेकिन तांजीरो वहाँ पे अभी भी बेड पे बैठ के खाना खा रहा होता है। काकोशी उसे शिनोबो की असिस्टेंट और आउरी के बारे में पूछता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सभी लोग नेजुको के साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि कॉर्क में उसके पास ज्यादा काम नहीं होता। और उसी के बाद नेजुको धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है। और इसके बाद काकोशी कहता है वैसे मैंने सुना है कि वो पीले बाल वाला आदमी यहाँ पर जल्दी ही आ रहा है। और इसी के बाद हमें जेनित्सु दिखाया जाता है। जेनित्सु भी अपना मिशन को कंप्लीट करके वापस आ रहा होता है। शिनोबो की तीनों असिस्टेंट जेनित्सु का स्वागत करने के लिए बाहर आती है और तभी जेनित्सु उससे कहता है कि तुम लोग सभी मेरा यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हो। ये मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मुझे बार बार ऐसा लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम सब मेरे बिना उदास हो जाओगे। और थोड़ी देर बाद ही आओई वहाँ पे आ जाती है और जेनित्सु उससे कहता है तुमने तो मुझे काफी ज्यादा मिस किया होगा ना? पर आओई उसे मना कर देती है और हम देखते हैं कि नेजुको भी वहाँ पे आ जाती है। नेजुको जेनित्सु को वेलकम होम कहती है और ये सुनकर जेनित्सु लाल पीला हो जाता है। और उसी के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ नेजुको के पास पहुँच जाता है और कहता है तुम इतनी क्यूट हो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तुम अब सूरज की किरणों में बाहर आ सकती हो और तुम बात भी कर सकती हो। तुमने ये सब मेरे लिए किया है ना? बताओ बताओ मेरे लिए किया है ना? अब हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी कर लेंगे। तुम चांद की रोशनी से ज्यादा दिन की रोशनी में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हो और जब हम दोनों शादी करेंगे तो मैं तुम्हें डेली सुशी खिलाऊंगा और तो और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम देखते हैं कि अचानक से नेजुको इनोसुके का नाम लेने लगती है। नेजुको का मुंह से इनोसुके का नाम सुनकर जेनित्सु काफी ज्यादा गुस्से पे आ जाता है। और इसी के बाद हम लोग फिर से तांजीरो पे शिफ्ट होते हैं। काकोशी तांजीरो से पूछता है कि वैसे वो सुअर मास्क वाला आदमी कहाँ गया है? और तभी तांजीरो कहता है कि वो सुबह तो यहीं पे था, अब पता नहीं वो कहाँ गया। काकुसे तांजीरो को बताता है कि सुबह से ही इनोसुके नेजुको को अपना नाम कहना सिखा रहा है ताकि नेजुको को इनोसुके का नाम याद रह सके। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर हागर नेजुका आ जाता है। हागर नेजुका काफी ज्यादा दर्द में होता है और वहाँ पे लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। ये देखकर काकेशी हागे नेजुका को बैठने के लिए कहता है। हागे नेजुका तांजीरो की नई तलवार लेके आया हुआ होता है और ये वही तलवार होती है जिसमें हागे नेजुका पिछले सीजन में तैयारी कर रहा होता है। इस तलवार पर रेनगोकू की तलवार का गार्ड भी लगा होता है और जिसको देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तांजीरो जैसे ही तलवार को निकालता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हागे नेजुका कहता है इस तरह की स्टील काफी ज्यादा रेयर होती है और इसका मालिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तलवार बाज रहा होगा। और हमें उस तलवार के ऊपर सीले लिखा हुआ दिखाई देता है और हागे नेजुका कहता है कि जिसने भी ये तलवार को बनाया होगा उसका सिर्फ एक ही गोल होगा, डीमंस का खात्मा। इसीलिए उसने इस तलवार पे अपना नाम तक नहीं लिखा। और ये तलवार बहुत ही ज्यादा पुरानी है और उस समय डीमन स्लेयर्स में रैंकिंग सिस्टम नहीं था, पर आज के समय पे सिर्फ हाशिरा के तलवार पे ही ये सब लिखा हुआ होता है। तांजीरो कहता है जब मैंने पहले इसको यूज किया था तब तो इसमें पहले कुछ और लिखा हुआ था। और ये सुनकर हागे नेजुका गुस्से में आ जाता है और ये सुन के हागे नेजुका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गालों को खींच के कहता है मैंने तुमको कहा था ना कि मेरा काम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुमने इसके बाद भी इस तलवार का इस्तेमाल किया था। काम खत्म होने से पहले धन्यवाद करो, पर मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है
वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ता। और आगे तलवार देकर हागे नेजुका वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि गेनिया भी तांजीरो के बेड के बगल में सो रहा होता है और बहुत शोर की वजह से वो उठ जाता है। और तभी अचानक से विंडो तोड़कर एनोस को अंदर घुस जाता है और कहता है लेवल सबके निकलेंगे लेकिन उन्हीं के निकलेंगे जो एंड तक खड़ा होता है। इनोसुको को ऐसा देखकर काकोशी और तांजीरो दोनों हैरान हो जाते हैं। और दूसरी ही तरफ गेनिया सोचता है मैं ऐसे आराम नहीं कर पाऊंगा, काश मुझे एक अलग रूम मिल जाता। और आगे इनोसुके तांजीरो को बताता है कि बहुत ही जल्द हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और तांजीरो यहाँ पे पूछता है लेकिन कैसी ट्रेनिंग, लेकिन इनोसुके को ये सब कुछ ज्यादा पता नहीं रहता। और इसके बाद फिर से हम लोग हाशिया ट्रेनिंग में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अलावा सभी लोग मिलकर ट्रेनिंग का प्लान बनाते हैं कि वो सभी डीमन स्लेयर्स को एक साथ ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि मोजान का टारगेट नेजुको है और वो कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए उन लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं। और अभी कुछ समय से डीमंस के हमले कम हो गए हैं और इसीलिए हमारे पास अभी बहुत समय है कि सभी को हम लोग ट्रेन कर सकें। सभी इस प्रपोजल को सुन के हाँ कर देते हैं, लेकिन क्यूमे कहता है अभी जो हाशिरा है उनकी संख्या कम है और इसी के लिए ट्रेनिंग के लिए हमें रिटायर्ड हाशिरा को बुलाना पड़ेगा। और इस बात पर भी सभी लोग हाँ कर देते हैं। और शिनोबो कहती है बाकी सब तो ठीक है पर हमें ग्यू का भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर से हम लोग तांजीरो पे शिफ्ट हो जाते हैं। जेनेत्सु तांजीरो के साथ बात कर रहा होता है। जब जेनेत्सु को ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तब वो कहता है ओह नो, मैं अभी तो मिशन से वापस आया हूँ और अब मुझे ट्रेनिंग भी करनी होगी। और दूसरी तरफ तांजीरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हम लोग अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। ये देखकर जेनेत्सु तांजीरो पे गुस्सा हो जाता है। वो तांजीरो का सर काट लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा, पर तुम्हारे लिए ये तो अच्छा है कि तुम अपने हाथ और पैर दोनों तुड़वा के आए हो। तुम अपने बेड पे आराम कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तुम ये समझते हो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? और ऐसा बोलकर जेनेत्सु वहाँ से रोते हुए जाने लगता है। तांजीरो उसे रोकते हुए कहता है तुमने जो मुझे थंडर ब्रीदिंग की जो टेक्निक सिखाई थी और उसी की वजह से मैं अपर मून डीमंस का सर को काट पाया था और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम दोनों वो सब चीजें सीखते हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में काम आती है और इसीलिए हम लोग हाशिरा ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। तांजीरो का बातों को सुनकर जेनेत्सु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद जेनेत्सु खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और इसी के बाद हम लोग हाशिरा ट्रेनिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे साउंड हाशिरा पेड़ के टहने में बैठ के बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उन सभी को तेज दौड़ने के लिए कह रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सभी लोग थक के बीच बीच में रुक जाते हैं। सभी लोगों को इतना ज्यादा ट्रेनिंग करता हुआ देखकर टेंगेन की तीनों वाइफ उन सभी के लिए बहुत सारा खाना बनाती है और सभी को खाने के लिए बुला लेती है। ट्रेनिंग के वजह से सभी डीमन स्लेयर का हालत खराब हो चुकी होती है। टेंगेन कहता है कितनी शर्म की बात है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अगले ट्रेनिंग पे जाने पर बाकी के हाशिरा मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हमें बताया जाता है कि हर एक हाशिरा सभी को अलग अलग ट्रेनिंग देता है। टेंगेन सभी को बेसिक फिटनेस का ट्रेनिंग दे रहा होता है, मोइचिरो सभी को रैपिड मूवमेंट सिखाने वाला है और मित्सुरी सभी को फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देगी। ओबानी सभी को और अच्छे से तलवार चलाना सिखाएगा और सानेमी सभी को कंटिन्यूस अटैक करने के बारे में ज्ञान देगा। और फाइनली गिवे में सबको मसल का ट्रेनिंग देगा जो बाकी सभी ट्रेनिंग से ज्यादा हार्ड है। और तभी टेंगेन कहता है डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग करते हुए हाशिरा खुद को भी इम्प्रूव करेंगे। और आगे हमें सभी डीमन स्लेयर के ट्रेनिंग का एक झलक दिखाया जाता है। सभी डीमन स्लेयर हाशिरा के साथ एक एक करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। शुरुआत में कोई भी डीमन स्लेयर हाशिरा के सामने टिक नहीं पा रहा होता है और हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरा के पास एक लेटर लेके आ रहा होता है जो खुद मास्टर ओबियासिकी ने भेजा होता है। हमें पता चलता है कि गियो हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। और इसी के बाद हम लोग लेडी अमाने पे शिफ्ट हो जाते हैं जो अपने पति मतलब मास्टर ओबियासी का देखभाल कर रही होती है। अमाने मास्टर ओबियासिकी से कहती है हाशिरा ने सभी डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। अमाने की बात सुनकर मास्टर ओबियासिकी उसका शुक्रिया करते हैं और जिसे सुनकर अमाने रोने लगती है। और इसके बाद हमें लेडी तमायो का घर दिखाई देता है जिस पर उन्होंने इनविजिबल बैरियर लगाया हुआ होता है और ये घर एक घने जंगल के बीच में होता है। लेडी तमायो अपने रिसर्च में काफी ज्यादा बिजी होती है और तभी अचानक एक क्रो तमायो के विंडो के पास आ जाती है और उनसे भारी आवाज में कहता है इतने रात को विंडो खुली नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद वो क्रो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं मास्टर ओबियासी का मैसेंजर हूँ, आप छुपने में काफी ज्यादा माहिर है, इतनी कि आपको ढूंढते हुए मास्टर को कई साल लग गए पर अब वो अपने बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते। और आगे लेडी तमायो पूछती है उन्होंने इस जगह को कैसे ढूंढा, तो फिर क्रो कहता है उन्होंने अपने इंसानियत कनेक्शन को
यूज करके जगह जगह पे आपको ढूंढा है। मैंने सबसे पहले इस घर के पुराने ओनर का पता लगाया और साथ ही में मैंने ये भी समझा यूसुरो की पावर कैसे काम करती है। भले मैं ट्रेन हूँ पर हूँ तो एक क्रो ही, जिसके वजह से किसी ने भी मुझ पे शक नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तमायो को अभी भी ओबियासिकी के बातों पे भरोसा नहीं होता। तमायो पूछती है तुमने यूसुरो के साथ क्या किया। तभी तमायो को यूसुरो के चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी क्रो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, सुनो मेरा यहाँ पे आने का तुम्हें पर्पस बता देता हूँ। और फिर क्रो सुरुओ के बारे में बताते हुए कहता है हमारे डीमन स्लेयर क्रो में भी एक लड़की है जो कि डीमन बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करो। और ये सुनकर तमायो चौंक जाती है। और आगे क्रो कहता है कि हम चाहते हैं कि हम एक साथ आएं और मुजान को हराने में काम करें और इसीलिए हम तुम्हें ओबियासी के मेंशन में रहने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और तभी क्रो की बातों को सुनकर तमायो सोचती है आखिर वो एक डीमन है तो वो ओबियासी के मेंशन में कैसे जा सकती है जो कि डीमन स्लेयर का घर है। और ये सुनकर तमायो सरप्राइज हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं यूसुरो घर के फर्स्ट फ्लोर में किताबों की सफाई कर रहा होता है और तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है। और तभी तमायो के पास मास्टर ओबियासिकी का क्रो आ जाता है। क्रो तमायो को बताता है कि डीमन स्लेयर में भी एक ऐसी बच्ची है जो कि डीमन की बॉडी पर रिसर्च कर रही है। और यहाँ पे क्रो शिनोबु के बारे में बात कर रहा होता है। और आगे क्रो तमायो को साथ में मिलकर नेजुको का देख रेख करने के लिए कहता है जैसे वो सब मिलकर मुजान को हरा सके, जिसके लिए क्रो तमायो को डीमन स्लेयर के मेंशन में रहने के लिए इनवाइट करता है। और ये सुनकर तनायो चौंक जाती है और इसी के बाद क्रो वहाँ से चला जाता है। क्रो के जाने के बाद यूसुरो भी भागता हुआ तमायो के पास आता है और कहता है यहाँ से जाने के लिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है। और जिस पे तमायो मना कर देती है। तमायो खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहती है अब जब नेजुको सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है और इसके वजह से अब बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और लगता है ये बदलाव शायद बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। और उसी के बाद तनायो अपने पुरानी मेमोरीज को याद करती है जहाँ पे तमायो और मुजान दोनों यूरुची के सामने खड़े होते हैं। यूरुची को देखकर तमायो को तांजीरो की भी याद आ जाती है। और उसी के बाद तमायो यूचिरो से कहती है हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। मैं तुम्हें सारे रिसर्च के रिजल्ट को समझा दूंगी और तुम्हें रिसर्च में मेरी हेल्प करनी होगी। हो सकता है शायद हम लोग आखिरी बार अब यहाँ से कहीं और जाएंगे। और ये सुनकर यूशिरो भी तंग रह जाता है। तमायो यूशिरो को बताती है कि हम लोग अब ओबियासिकी से मिलने डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। और अगले ही सीन में तांजीरो को ओबियासिकी की एक चिट्ठी मिलती है और जिसमें मास्टर ओबियासिकी तांजीरो से कहता है आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो गए। मैं खुद ग्यू से मिलकर बात करना चाहता था पर मेरी तबीयत की वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता हूँ। ये एक बहुत ही कीमती समय है और ये समय हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। क्या तुम मेरी जगह जाकर ग्यू से बात कर सकते हो? ग्यू हमेशा ही पीछे छूट जाता है। क्या तुम ग्यू को समझा सकते हो जिससे कि ग्यू भी आगे की ओर बढ़ सके? मास्टर ओबियासिकी की चिट्ठी को पढ़कर ग्यू भी तांजीरो के बारे में सोचने लग जाता है और उससे मिलने का फैसला करता है। और उसी के बाद तांजीरो अगले सुबह ग्यू से मिलने के लिए निकल जाता है। और हम अभी भी देखते हैं कि तांजीरो का पैर सही से ठीक नहीं हुआ होता है। उसे सबसे पहले आओई मिलती है। आओई तांजीरो से पूछती है कहीं तुम हाशिरा ट्रेनिंग पे तो नहीं जा रहे हो? और इस पर तांजीरो कहता है नहीं, पर मुझे किसी से मिलना है। और आगे तांजीरो आओई से पूछता है अगर कोई इंसान है जो हमेशा अकेला ही रह जाता हो तो हम उसे कैसे समझाएं कि वो अकेला नहीं है? और इस पर आओई कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, अगर उसके जगह मैं होती तो मैं अकेला ही रहना चाहती। और उसके बाद आओई तांजीरो को रुकने के लिए कहती है और वो कुछ लेने के लिए चली जाती है। और तांजीरो सोचता है कि ग्यू से बात करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और आगे आओई आकर तांजीरो को खाना पैक करके देती है और कहती है ये खाना तुम्हारे और तुम जिससे मिलने जा रहे हो उसके लिए है। चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम्हें ढंग से खाना खाना चाहिए जिससे कि तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहे। और उसी के बाद तांजीरो आओई को शुक्रिया कहकर ग्यू के घर चला जाता है। और अगले ही सीन में हम लोग ग्यू को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पर वो शांति से मेडिटेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे तांजीरो की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि ग्यू से घर के अंदर घुसने के लिए पूछ रहा होता है। लेकिन ग्यू सोचता है ये थोड़ी देर चिल्लाएगा फिर अपने आप वापस चल जाएगा। लेकिन तांजीरो जाने की जगह घर के अंदर घुस जाता है और ये देखकर ग्यू शॉक हो जाता है। और उसके बाद तांजीरो और ग्यू बात करने लगते हैं। तांजीरो ग्यू को बताता है कि सभी हाशिरा ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं और इस पर ग्यू कहता है हाँ
मुझे पहले से पता है। और तभी तांजीरो कहता है कि 7 दिन के बाद मुझे भी ट्रेनिंग में जाने की परमिशन मिल जाएगी, तो क्या आप मुझे कुछ सिखाएंगे? पर ग्यू साफ साफ इनकार कर देता है। फिर तांजीरो पूछता है ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि अभी तक तुमने वाटर रीडिंग को मास्टर नहीं किया है। तुम्हें एक वाटर हसीरा बनना होगा। तांजीरो माफी मांगता है और कहता है मैंने उरुराकी से बात की है। उन्होंने कहा था कि ब्रीदिंग स्टाइल को बदलना और उसके थ्रू नए ब्रीदिंग स्टाइल बनाना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वाटर ब्रीदिंग बेसिक ब्रीदिंग स्टाइल के बहुत ही क्लोज है। और इस पे ग्यू कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें जल्द से जल्द एक वाटर हसीरा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक भी वाटर हसीरा नहीं है। और इस पर तांजीरो कहता है पर आप तो वाटर हसीरा है ना? ग्यू कहता है कि मैं एक वाटर हसीरा नहीं हूँ। और ये कहकर ग्यू वहाँ से वापस चला जाता है। और तभी तांजीरो को मास्टर ओबियासकी की बात याद आ जाती है और वो ग्यू के साथ ही रहने का फैसला करता है। तांजीरो ग्यू के कमरे के सामने खाना रख के बाहर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। और जब ग्यू बाहर आता है और तब उसे तांजीरो बाहर सोया हुआ मिलता है। ग्यू को देखकर तांजीरो खुश हो जाता है और कहता है चलो अच्छा हुआ आपने खाना खा लिया। और उसी के बाद तांजीरो ग्यू को फॉलो करने लगता है। वो ग्यू को दिन रात हर समय फॉलो करने लगता है। ग्यू जहाँ भी जाता है तांजीरो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, जिससे कि ग्यू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और आखिरकार ग्यू सोचता है अगर मैं एक बार तांजीरो से बात कर लूँ तो शायद वो मेरा पीछा करना छोड़ देगा। ग्यू तांजीरो से बात करने लगता है। ग्यू तांजीरो से कहता है कि मैं फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं हुआ था और उस फाइनल सिलेक्शन में मेरे जैसा और एक लड़का था। उसके परिवार को एक डीमन ने मार दिया था और उसका नाम था साबितो। हम दोनों ने फाइनल सिलेक्शन साथ में दिया था। तब हम दोनों 13 साल के थे। क्योंकि हम दोनों अकेले थे इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी दोस्त बन गए। साबितो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साथ ही साथ वो एक बहुत दयालु लड़का था जिसे कि न्याय के बारे में काफी अच्छे से पता था। उस साल सिलेक्शन में केवल साबितो की मौत हुई थी। साबितो बड़ी आसानी से उस सिलेक्शन में सभी डीमन सबको मार दिया था, जिसके वजह से सभी लोग पास हो गए थे। पर साबितो खुद नहीं बच पाया और उस सिलेक्शन के शुरुआत में ही मुझे चोट लग गई थी, लेकिन साबितो ने मुझे बचा लिया था। और हमें पता चलता है साबितो भी वाटर रीडिंग स्टाइल डीमन सेलर था। और आगे साबितो को एक और लड़की की पुकार सुनाई देती है, जिसके बाद साबितो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है, जबकि खुद ग्यू बेहोश हो जाता है। ग्यू को 7 दिन बाद हो जाता है। तब तक फाइनल सिलेक्शन खत्म हो चुका होता है। ग्यू बताता है कि मैंने एक सिंगल डीमन को भी नहीं मारा और उसके बाद भी मैं पास हो गया, क्योंकि मैं किसी तरीके से बच गया था। मैं एक वाटर हसीरा बनने के लायक नहीं हूँ। मैं बाकियों की तरह बहादुर नहीं हूँ। मैं अलग हूँ। मुझे डीमन स्लेयर स्कॉट्स में होने का कोई हक नहीं है। तुम्हें एक हसीरा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे कर्श मार्क नहीं मैनिफेस्ट होने वाले हैं और इसीलिए तुम अपना समय मुझ पर वेस्ट मत करो। और ये कहकर ग्यू वहाँ से चला जाता है। ग्यू की बात सुनकर तांजीरो सोचता है मैं समझ सकता हूँ कि किसी को खोने का दर्द कैसा होता है। तुम ये सोच रहे हो कि साबितो की जगह अगर मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता, और जब वो आपको बचाते हुए मरा हो वो फीलिंग सबसे ज्यादा खराब होती है। और उसके बाद तांजीरो भी रोने लगता है। तांजीरो आगे सोचता है साबितो वही लड़का है जिसने मुझे पहाड़ों पे ट्रेन किया था। मुझे अब अजीब लगता है कि जिसने मुझे ट्रेन किया था वो जिंदा नहीं था। अगर साबितो फाइनल सिलेक्शन के दौरान मारा नहीं जाता तो वो अभी ग्यू की उम्र का होता। फाइनल सिलेक्शन के दौरान उसने सबकी हेल्प की, पर मैं अपने आप को बचा रहा था। अगर साबितो जिंदा होता तो वो जरूर एक बहुत महान तलवारबाज होता, और इसीलिए ग्यू ये सोचते होंगे कि काश वो साबितो की जगह मर गए होते। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया था। रैम गोकू ने अपनी जान दे के हम सबकी जान बचाई थी। वो सबसे स्ट्रॉन्ग थे और उस समय मैं भी यही सोच रहा था कि काश उनकी जगह मैं मर गया होता और शायद रैन गोकू एक दिन मुजान को हराने में जरूर कामयाब हो जाते। लेकिन फिर इनेसोको ने मुझे समझाया था। तांजीरो सोचता है मुझे भी ग्यू को समझाना चाहिए, लेकिन मुझे आखिर क्या कहना चाहिए। उन्होंने अपने सफर के दौरान काफी सारे समस्याओं का सामना किया होगा, जिसके कारण ग्यू स्ट्रॉन्ग बन पाए और इसीलिए वो आज एक हासिरा है। मैं नहीं जानता मुझे ग्यू से क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं जरूर उनसे एक बात कहना चाहूंगा। और उसी के बाद तांजीरो ग्यू से कहता है क्या आपको नहीं लगता कि साबितो ने जो जिम्मेदारी आपको दी थी उसे आपको पूरा करना चाहिए? तांजीरो की ये बात सुनकर ग्यू वहीं रुक जाता है और तब ग्यू को साबितो की एक बात याद आती है, जहाँ साबितो ग्यू को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है मेरे सामने दोबारा मरने की बात मत करना, वरना हमारी दोस्ती वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन नेक्स्ट डे को शादी करने वाली थी, पर तुम्हें उसने एक डीमन से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हें उसकी सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जिंदगी के लिए अपनी जान दे दी है और इसीलिए तुम्हें जीना होगा। और फिर प्रेजेंट
में ग्यू अपने गालों पे हाथ रख के सोचता है, मुझे आज भी साबितो का थप्पड़ याद है, आखिर मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ। फिर आगे वो सोचता है, मैं उन यादों को दूर रखना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं उसको याद करता मेरे आंसू बंद नहीं होते थे। उसे याद करके मैं इतना ज्यादा दुखी हो जाता था, फिर मुझे कुछ भी करने में मन नहीं लगता था। और उसके बाद ग्यू अपनी बहन और साबितो से माफी मांगता है। ग्यू को इतना सीरियस देखकर तांजीरो सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ग्यू तो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे, कहीं मैंने उनके पुराने घाव पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। और उसके बाद तांजीरो सोचता है, अगर हम लोग खाना खाने का कॉन्टेस्ट करें तो शायद ग्यू को अच्छा लगेगा और वो मुझे ट्रेन करने में हेल्प भी करेंगे। ग्यू वैसे भी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, तो ईटिंग कंपटीशन हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तांजीरो अपनी सोच पे खोया रहता है। तभी ग्यू कहता है, तांजीरो मुझे माफ कर दो, मैं ट्रेनिंग पे जरूर हिस्सा लूंगा। तभी तांजीरो ग्यू से कहता है, चलो हम लोग खाने का कंपटीशन करते हैं। और ये सुनकर ग्यू हैरान हो जाता है कि आखिर ये कहाँ से आ गया। आगे ये दोनों खाना खाने का कॉन्टेस्ट शुरू कर देते हैं। ग्यू तांजीरो से पूछता है, क्या तुमने शिनोबु को देखा है, वो क्या कर रही है। और इसमें तांजीरो को कुछ भी पता नहीं होता। और अगले ही सीन में हम शिनोबु को देखते हैं, जो कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसमें वो ज्यादा सफल नहीं हो पाती, जिसमें शिनोबु को गुस्सा आने लगता है। और तभी वहाँ पर कनाओ आ जाती है और कहती है, मैं अभी विंड हाशिरा के ट्रेनिंग में जा रही हूँ, क्या मैं आपकी ट्रेनिंग स्टोन हाशिरा की बात कर सकती हूँ। तो इसमें शिनोबु कहती है, वो इस बार हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। और ये सुनकर कनाओ चिंता में आ जाती है। ये देखकर शिनोबु उसको अपने पास बुलाती है। कनाओ कहती है, मैं आपके साथ और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहती थी मास्टर। और इस पर शिनोबु मुस्कुराती है और कहती है, कनाओ तुम अब पहले से ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करने लगे हो, ये सही समय है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम उस डीमन को कैसे हरा सकते हैं जिसने मेरी बहन कनायो को मारा था। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।